बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एटम। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एटम का कॉन्सेप्ट किस तरह से डेवलप हुआ। हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी जो चीज़ है वो मैटर है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी जो चीज़ होती है वो छोटी छोटी बेसिक यूनिट से मिलके बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग किससे बनी है? ब्रिक से। ब्रिक बिल्डिंग की बेसिक यूनिट है। इसी तरह से बुक किससे मिलके बनी है? पेजेस से। पेज जो है वो बुक की बिल्डिंग में बेसिक यूनिट है। तो हमारे इर्द गिर्द जो मैटर मौजूद है उसकी भी तो कोई बेसिक यूनिट होनी चाहिए ना। बहुत अरसा पहले ग्रीक फ़िलासफ़र ने ये आइडिया प्रपोज़ किया कि जो मैटर है, जो हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर है, हर चीज़ जो मैटर है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। अब ये इंडिविजिबल पार्टिकल को एटम्स का नाम दिया गया। डेमोक्रिटस एक ग्रीक फ़िलासफ़र था जिसने इन इंडिविजिबल पार्टिकल को एटम का नाम दिया। एटम का वर्ड जो है एटमस से डिराइव किया गया था, जिसका मतलब है इंडिविजिबल, यानी डिवाइड ना होने वाले। अब ये जो डेमोक्रिटस है, इसने एटम के बारे में एक थ्योरी या एक मॉडल पेश किया। अकॉर्डिंग टू हिम all matter consists of indivisible particles called atom. Atoms are indestructible, यानी एटम्स को हम तबाह नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। एटम्स आर सॉलिड बट इनविजिबल। हम जानते हैं कि हर सॉलिड चीज़ को हम देख सकते हैं, लेकिन एटम सॉलिड तो हैं लेकिन इनको हम देख नहीं सकते। इसका मतलब है कि एटम का साइज़ बहुत ही छोटा है। और डेमोक्रिटस कहता है कि एटम्स जो हैं वो एक सॉलिड पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा इसने कोई भी जो इसके एटम्स के बारे में कोई भी और बात जो प्रपोज नहीं की थी। और ये सारा आइडिया जो था ये एक्सपेरिमेंटल बेस पे नहीं था, ये उनकी सपोजिशन थी। Later on in 1808, जॉन डॉल्टन वाज अ इंग्लिश स्कूल टीचर, और वो जो था अपने साइंटिफिक वर्क से ये कंक्लूजन डिराइव करता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, ये इसका साइंटिफिक वर्क था जिससे इसने ये लॉ प्रपोज किए। और ये कहता है कि इन लॉज को हम तब तक एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक हम ये बात ना समझ जाएं कि मैटर जो है वो एटम्स पे मुश्तमिल है या छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, तो इन लॉज को थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। आपने शायद पिछली क्लासेस में ये पढ़े हों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है, हम एक सिंपल सी एग्जांपल से इस लॉ को समझते हैं कि अगर हम किसी लॉग को जलाते हैं, किसी चीज़ को हम बर्न करते हैं, तो बदले में ऐश और स्मोक मिलता है। ठीक है, तो अगर हम ऐश और स्मोक का वेट, टोटल जो मास है वो कैलकुलेट करें, तो वो मास उस मास के इक्वल होगा जिससे ये बने हैं। यानी हम लॉग और फायर का टोटल मास अगर मेजर कर लें तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों ये इक्वल है होगा प्रोडक्ट के मास के। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसके अलावा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का ये है कि जब डिफरेंट जो मैटर्स हैं, डिफरेंट टाइप के मैटर्स जब कंबाइन होते हैं, तो रैंडमली उनको जितना मर्ज़ी मिक्स कर दें और वो नई चीज़ बन जाए, ऐसा नहीं होता। इसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि हमें कोई नई चीज़ बनाने के लिए मैटर को एक ख़ास क्वांटिटी में, एक ख़ास प्रपोर्शन में लेना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो गैसेस हैं, उनको लेकर अगर वाटर बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन की जितनी मर्ज़ी मिकदार ले लें या ऑक्सीजन की जितनी मर्ज़ी मिकदार ले लें तो बदले में वाटर ही बनेगा। ठीक है, तो ये हम डेली लाइफ में भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमने कोई भी रेसिपी बनानी है, केक बनाना है या कुछ भी बनाना है, सालन बनाना है, तो हमें हर चीज़ की एक डेफिनेट क्वांटिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो तभी एक नई चीज़ हमें या एक अच्छी और ठीक चीज़ हमें मिलती है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन अब उसी सूरत में एक्सप्लेन हो सकता है कि अगर हम समझ लें कि हमारा जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, अब देखें आपके सामने ये एग्जांपल है। सपोज़ ये राइट साइड पे जो आपको एक पार्टिकल नज़र आ रहा है बड़ा सा, जिसमें एक रेड कलर और दो जो ग्रे कलर के स्फीयर नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली वाटर है। ठीक है, यानी वाटर तभी बनेगा जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में लेंगे। यानी ऑक्सीजन को हमने 1 प्रोपोर्शन में लिया है और हाइड्रोजन को हमने 2, यानी
हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जो है वो वाटर बनाता है। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को अगर हम इन पार्टिकल्स के बगैर चलें, आप समझ के देख लें, तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो वाटर बना रहा है, समटाइम नहीं भी बनेगी जब तक आप इनकी डेफिनेट प्रोपोर्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि हमें इन लॉज को, बल्कि बहुत सी चीज़ों को तभी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम ये समझ लें कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। तो डाल्टन ने अपना जो इन्हीं बातों को एक थ्योरी की या एक मॉडल की सूरत में जो है कंपाइल किया, और उस अकॉर्डिंग टू हिम उसका एक जो मॉडल का एक पोर्शन वो ये था कि मैटर तमाम किस्म का कोई सा भी मैटर होगा वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है और वह इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी ख़त्म नहीं हो सकते। और सेकंड पोर्शन उसका ये था कि मैटर का जो प्योर फॉर्म है वो एलिमेंट कहलाती है, यानी एलिमेंट में ऐसी मैटर की फॉर्म है जिसमें तमाम एटम एक जैसे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा मैटर है जिसके तमाम एटम या तमाम पार्टिकल्स एक जैसे हैं तो वो एलिमेंट होगा। ठीक है, और कंपाउंड कैसे बनता है? अगर हम डिफरेंट टाइप के एटम्स को आपस में मिलाएं तो कंपाउंड बनता है। यानी आप समझ सकते हैं कि मैटर जो है यहाँ पर दो तरह का नज़र आता है इस थ्योरी में। कैसे? एक वो प्योर फॉर्म में जिसमें तमाम एटम सेम है, और एक वो जिसमें डिफरेंट एटम्स, यानी डिफरेंट एटम कंबाइन करेंगे तो वो कंपाउंड होगा। और केमिकल रिएक्शन को जॉन डाल्टन इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम है। ठीक है, यानी रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है। अब यानी दो किस्म का मैटर जो है वो मिक्स किया जा रहा है। अगर इन दोनों की रीअरेंजमेंट हो जाती है तो इसका मतलब है कि एक नई चीज़ बन रही है। ठीक है, तो नई चीज़ में एटम की रीअरेंजमेंट होती है। आप देखें, आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आपको दो तरह के पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं। जब वो रीअरेंजमेंट करते हैं तो ही नई प्रोडक्ट बनती है। तो सो वी कैन डिफाइन एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन को हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम मैटर को सपोज करते हैं कि वो एटम्स पे मुश्तमिल है। अब ये भी एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि कुछ एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, जैसे नोबल गैसेस जैसे हीलियम और नियॉन वगैरह, और कुछ एटम जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे ऑक्सीजन गैस है या नाइट्रोजन गैस के, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कंक्लूजन हम इन सारी डिस्कशन से ये निकालते हैं कि हर चीज़, चाहे वो गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, ठीक है, वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। ये इस सारी डिस्कशन से हम निकालते हैं कंक्लूजन। और बर्जीलिस एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, उसने तब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास जो थे वो मेजर किया, और उनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा, आज को जो मॉडर्न वे से उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की गई हैं, तो बर्जीलिस की फाइंड की हुई वैल्यूज़ जो है मॉडर्न वैल्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। इसके अलावा बर्जीलिस ने एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करने का सिस्टम भी डेवलप किया था। यानी जैसे कार्बन एलिमेंट है तो उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन है तो गैस है तो उसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। आज हमें मॉडर्न रिसर्चर्स ने आज हमें ये बताया है कि एटम्स जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, बल्कि एटम्स में मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम्स के। थैंक यू।